Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। खबरों के इस धुआंधार एक्शन पैक बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मैं हूं अमित पालित। अभी में होंगी तमाम वो खबरों का 360 डिग्री एंगल, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें ब्रेकिंग न्यूज होगी भरपूर अभी। यानी आपके शहर की हर वो खबर जो आपके लिए बहुत जरूरी है, सबसे तेज, सबसे पहले और एक्यूरेट, और खबरों के 360 डिग्री एंगल के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए अभी। तो अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसे होगी आपके सामने। अभी बड़ी खबर पटना से, जहां पर व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आई है। खेमका के मर्डर के 4 दिन के बाद इस केस में बड़ा ट्विस्ट आया है। पटना पुलिस ने वारदात के लिए हथियार सप्लाई करने वाले बदमाश विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में मार गिराया है। यह एनकाउंटर पटना के माल सलामी इलाके में रात 2:35 पर हुआ। और आपको बताएं, विकास उर्फ राजा ने ही शूटर उमेश को हथियार की सप्लाई की थी। पटना पुलिस ने कल ही इस हत्याकांड के मेन शूटर उमेश को गिरफ्तार कर लिया था। उमेश से पूछताछ के बाद राजा के रोल का खुलासा हुआ। राजा को पकड़ने के लिए पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वो घर से 2 किलोमीटर दूर ईंट के भट्टे के पास छिपा मिला। उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में राजा मारा गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर वो जब गोपाल खेमका का मर्डर किया गया घात लगाकर 4 जुलाई को रात 11:40 पर पटना के गांधी मैदान इलाके में यह मर्डर हुआ। और दूसरी तस्वीर उस इलाके की ईंट भट्टे की फैक्ट्री की, जहां पर आज गोपाल खेमका के शूटर राजा का एनकाउंटर कर दिया गया। और इस पूरे खबर पर इस वक्त हम आपको बताएं, लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं। गोपाल खेमका मर्डर केस को सुलझाने पर पटना पुलिस पर काफी दबाव था और डीजीपी ने कहा था कि लगातार उनकी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इसको क्रैक कर लिया जाए, और काफी हद तक इसे सुलझा लिया गया था जब पहली गिरफ्तारी हो गई थी। अब पटना पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस केस का खुलासा करेगी कि बिहार के डीजीपी आज शाम 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस केस से जुड़ी अहम जानकारी दुनिया के सामने आएगी। गोपाल खेमका मर्डर केस में अभी एक और बड़ी खबर आई है। पुलिस ने इस मर्डर केस में कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक साव ने ही गैंगस्टर अजय वर्मा को खेमका मर्डर के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अशोक साव की खेमका से पुरानी कारोबारी दुश्मनी थी। साव से सुपारी मिलने के बाद अजय वर्मा ने शूटर उमेश को हायर किया। उसे एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए भी दिए गए थे। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस मास्टरमाइंड ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 10 लाख की सुपारी दी गई थी गैंगस्टर अजय वर्मा को। फिर अजय वर्मा के जरिए वो मिले अजय वर्मा के शूटर उमेश यादव से। उमेश यादव को भी 1 लाख रुपए दिए गए थे और उसके बाद इस मर्डर को कराया गया था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे करने के लिए 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, जब पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। अब इस मर्डर केस के 4 किरदार सामने आ चुके हैं। पहला किरदार तो अशोक साव का ही है। अशोक साव जो कि एक व्यापारी है और इसकी व्यापारिक दुश्मनी थी अशोक खेमका से। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, पुलिस 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन बहुत सारी जानकारियां हुई गिरफ्तारियों की वजह से सामने आ रही हैं। किस किस की गिरफ्तारी कहां से हुई, क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, हम आपको अब उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से अशोक साव को गिरफ्तार किया गया। पटना का उदयगिरी अपार्टमेंट, एक हाई प्रोफाइल इलाका, एक वीवीआईपी इलाका, और ये है उदयगिरी अपार्टमेंट। इसी उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में कल रात पुलिस यहां पर पहुंची थी और यहां से अशोक साव, जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसको पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया। अशोक साव के बारे में पुलिस को जानकारी शूटर उमेश की गिरफ्तारी के बाद मिली थी। उमेश ने ही पुलिस को बताया था कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड अशोक साव है और इसलिए पुलिस यहां पर पहुंची। और इसी में जो पीछे का हिस्सा है फ्लैट नंबर 601, उसमें अशोक साव रहते हैं, जो साउथ ब्लॉक है। अभी फिलहाल यहाँ अंदर
गेट को बंद कर दिया गया है, यहाँ अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के एक इलेक्ट्रिशियन हमारे साथ हैं, ये बताइए कि इसमें फ्लैट नंबर 601 में अशोक क्या किराए पे रहते थे या उनका अपना फ्लैट? नहीं, वो रेंट में रहते थे। रेंट पे रहते। हाँ हाँ। पुलिस जब कल आई थी तो उनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई, उनके अलावा और कौन लोग थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया? जितना हमको जानकारी है कि उनको सिर्फ ले गई है पुलिस, और तो कोई यहाँ रहता नहीं, तो वो अकेले ही रहते थे। आप इलेक्ट्रिशियन है तो जाहिर है उनके फ्लैट में आना जाना आपका होता होगा, अशोक साहू को देखा होगा आपने, किस तरह के व्यक्ति थे, क्या करते हैं? गाड़ी से आते जाते देखे हैं, सिर्फ फ्लैट में कभी गए नहीं। जब से इलेक्ट्रिशियन के नाते कभी गए होंगे वहाँ उनके घर? अभी तक गए ही नहीं उनके फ्लैट में। जब से वो शिफ्ट किए हैं तब से हम नहीं गए। कुछ संदिग्ध लोगों का आना जाना यहाँ पर कभी देखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अकेले रहते थे और कोई रहता नहीं था। ये घटना, इस गोपाल हत्याकांड आपने सुना होगा, गोपाल खेम का एक बड़े कारोबारी की हत्या हुई, एक शूटर पकड़ा गया उमेश ने बताया कि ये अशोक साव जो हैं वही सुपारी उन्होंने दी थी। तो ये सब जानकारी पहुंचने के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, तो उस समय क्या देखा था आपने, क्या जानकारी मिली थी? नाइट में नहीं थे, रात में देर रात कल जो है पता चला कि यहाँ पे पुलिस आई थी। उनके घर में जो फ्लैट नंबर था वहाँ गया, तो खुलवाने के बाद उनको बरामद थे, वहाँ फ्लैट में थे, तो उनको पुलिस ले गई उठाकर। और कुछ चीज़ें भी बरामद हुई यहाँ से उनके अलावा? इतना नहीं मालूम है, सिर्फ इतना गार्ड लोग से मालूम चला है कि उनको ले गया। कब शिफ्ट हुए यहाँ पर अशोक, यहाँ रेंट कब लिया? 1 साल हो रहा होगा। और उनकी अपनी गाड़ी भी है? गाड़ी भी ले गई है पुलिस। कोई फैमिली उनकी नहीं रहती? नहीं, कोई नहीं रहता। आप लोगों ने क्या समझा इतने दिनों में, किस तरह के आदमी आपको लगे? किसी से बातचीत नहीं होता था। हाँ, किसी से बातचीत नहीं होता। और ये फ्लैट किसका है जिसको उन्होंने रेंट पे लिया? तो फ्लैट किनका ये पता नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिशियन कई अहम जानकारी दे रहे हैं कि इसी अपार्टमेंट के साउथ ब्लॉक में पीछे का एक और ब्लॉक है। जी, दो ब्लॉक है। फर्स्ट वाले जो है ये नॉर्थ ब्लॉक है और इसके पीछे जो है साउथ ब्लॉक है। उसी में अशोक साहब। ठीक, नीतीश आप बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी हुई है। इसके शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। खेमका के मर्डर के शूटर को पुलिस ने कल रात को पटना के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोपाल खेमका की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई पिस्टल को शूटर उमेश के पास से बरामद किया है। वारदात के समय उमेश ने जो कपड़े पहने हुए थे, पुलिस ने उसे भी रिकवर कर लिया है। इसके अलावा उमेश ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सुपारी के जो पैसे लिए थे, पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया है। और पुलिस ने अब हथियार, इसके अलावा साथ ही उसका जो सप्लायर था उसका भी एनकाउंटर कर दिया है। उसके पास से भी पुलिस ने पिस्तौल और गोलियां बरामद की है, यानी कि शूटर भी पकड़ा गया है और साथ ही साथ जिसने सप्लाई किए थे हथियार उसे भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस बीच खेमका मर्डर केस से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा ये पता चला है कि हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर उमेश यादव दिल्ली में नाम बदल कर रह रहा था। मर्डर के लिए उमेश यादव को दिल्ली से पटना बुलाया गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद उमेश यादव पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रह रहा था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तफ्तीश की तो पहला सुराग बेऊर जेल में मिला, और जहां गैंगस्टर अजय वर्मा बंद है और गैंगस्टर अजय वर्मा ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने रेड करके उमेश को अरेस्ट किया था। इस मामले में गोपाल खेमका हत्याकांड में अशोक साव, जो कि इस हत्या का मास्टरमाइंड है, वो गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा उमेश भी गिरफ्तार किया जा चुका है। शूटर राजा का एनकाउंटर हो चुका है। इस मामले की शुरुआती जांच में पता चला है कि गोपाल खेमका की हत्या कारोबारी रंजिश के चलते हुई है। और बिल्डर अशोक साव ने गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी दी थी। गैंगस्टर अजय को 10 लाख रुपए दिए गए थे, सुपारी दी गई थी। और मर्डर के बाद अजय वर्मा जेल चला गया और वहां से उसने इस हत्याकांड के लिए शूटर उमेश को हायर किया था और उमेश को इस काम के लिए 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड अशोक साव की कड़ी सामने आई है और साथ ही साथ किस तरह से उसने इसमें अजय वर्मा गैंगस्टर को इन्वॉल्व किया, उसके बाद शूटर उमेश इसमें आया। अभी एक और बड़ी खबर, ये भी खबर बिहार से आ रही है, मुजफ्फरपुर में, जहां ग्रामीण बैंक में हथियार से लैस बदमाशों ने गन पॉइंट पर 10 लाख रुपए लूट लिए। टना गया घाट थाना इलाके की है ये घटना, थाना गया घाट इलाके की है, जहां 3 बदमाश हथियार लेकर ग्रामीण बैंक में दाखिल हो गए और गार्ड बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर 10 लाख कैश लूटकर मौके से फरार हो गए।
और लूट की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें 3 बदमाश बैंक में घुसते हुए साफ दिख रहे हैं। बदमाश बैंक में दाखिल होते ही हथियार निकाल लेते हैं और गार्ड को बंधक बना लेते हैं। उसके बाद बदमाश गार्ड को अंदर लेकर जाते हैं, जहां बैंक के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए लूट लेते हैं। चेहरे पर इनके मास्क है। बेरवा ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक में करीब 2:15 बजे के आसपास 3 अपराधकर्मी अंदर प्रवेश कर गए हथियार के बल पर और वहाँ बैंक के अंदर बैंक कर्मियों के साथ लूटपाट करते हुए लगभग 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही लोकल एसएचओ एसडीपीओ पहुँचे हैं। मैंने भी घटनास्थल का अवलोकन कर यहाँ स्थानीय लोगों से और बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। घटना में जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है और वो जो प्रिलिमिनरी जो जानकारी हासिल हुई है उसके आधार पर टीम को गठित करते हुए उससे काम कराया जा रहा है। शीघ्र कांड उद्भेदित होगा, अपराधकर्मी पकड़े जाएंगे और लूटे हुए राशि की भी बरामद होगी। हिंदी वर्सेस मराठी भाषा विवाद पर अभी मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एमएनएस के प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा सवाल हुआ है। पुलिस ने एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और मीरा रोड पर एमएनएस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एमएनएस ने आज मीरा रोड इलाके में मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और पुलिस से अनुमति लिए बगैर ही कुछ लोग यहां पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें मुंबई से आई है। भाषा का मुद्दा है और महाराष्ट्र में बवाल बढ़ा हुआ है। हिंदी वर्सेस मराठी के विवाद को सड़क पर ला दिया गया है। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। मीरा रोड पर प्रदर्शन कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं में से जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उन कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। चूंकि एमएनएस को मार्च की मंजूरी पुलिस की ओर से नहीं मिली थी, इसके बावजूद ये मार्च किया गया, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दरअसल मुद्दा पूरी तरीके से सियासी है। अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एकजुट हो चुके हैं और एमएनएस जिसका ना सांसद है और ना कोई विधायक, ऐसे में भाषा का मुद्दा उठाकर वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त हिंदी मराठी का मुद्दा तूल पकड़ रहा और ऐसे में बीते दिनों आपने देखा कि मुंबई से सटे मीरा रोड में एक व्यापारी संगठन की तरफ से बड़ा मोर्चा निकाला गया था। ये मोर्चा इसलिए निकाला गया क्योंकि एक मारवाड़ी को मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मारा पीटा गया और उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद नाराज व्यापारी समुदाय ने एक बड़ा मोर्चा निकाला था। वो मीरा रोड के इसी जोधपुर स्वीट से निकाला गया था, जिसके बाद ये मुद्दा और ज्यादा गर्माया और अब ये मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ते हुए इस हद तक आ पहुंचा है कि आज यहाँ पर मराठी संगठनों और खास तौर पर मनसे की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि मराठी समुदाय के लोग एक जगह पर आकर एकजुट होकर अपनी एकता दिखाएं। अब इसमें बात यह है कि फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मोर्चे को कोई भी परमिशन नहीं दी गई है और यही कारण है कि आप देखिए यहाँ पुलिस बंदोबस्त पहले से ही तैनात कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए मनसे की तो कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और पुलिस की माने तो ये जो विरोध मार्च निकाला गया था इसके लिए पुलिस से परमिशन ही नहीं ली गई, ना इजाजत ली गई, इसलिए एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करता है और शहर में बेवजह जाम की स्थिति पैदा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मीरा रोड में जिस तरह का आह्वान किया गया है मनसे कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्या पुलिस व्यवस्थाएं हैं और क्या उन्हें पुलिस की इजाजत मिल चुकी है या नहीं, जरा विस्तार से बताएं। नहीं, यहाँ पे जिन लोगों ने मोर्चा का आयोजन किया था उनको कल ही हमने मोर्चा नहीं निकालने के बारे में बता दिया है और कोई परवाना दिया नहीं है। तो इसके बाद किसी ने भी परवाना नहीं मिलते हुए भी मोर्चा निकालना गलत है, गैरकानूनी कृत्य है और उसके बारे में हम पूरी सतर्कता रख रहे हैं। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में बंदोबस्त तैनात है और हमारे पूरे अधिकारी और अमलदार यहाँ की कानून व्यवस्था कायम रखने में हम अभी व्यस्त हैं। क्या मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है?
प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है और ये शांति और यहाँ की कानून एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी साकेत राय इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। साकेत, एमएनएस के कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और क्या एमएनएस चीफ राज ठाकरे के लिए मुंबई पुलिस ने कोई नोटिस नहीं भेजा? बिल्कुल, देखिए, पुलिस की तरफ से पहले ही नोटिस भेजा गया था। अविनाश यादव जो इस पूरे मोर्चे को लेकर जिन्होंने आह्वान किया था, जिन्होंने बुलाया था, उन्हें भी हिरासत में रखा गया है। लेकिन मैं सीधा आपको विजुअल्स में लेकर चलता हूं। आप देखिए, पुलिस ने इस वक्त आगे से लेकर पीछे तक बसों का इंतजाम किया है। जो मनसे के कार्यकर्ता या फिर मराठी मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, उन सभी को हिरासत में लेने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। यानी कि आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। देखिए, यहाँ जिस तरह का मोर्चा इस वक्त निकाला गया है, यहाँ एक बात तो ये समझिए कि जो ये पृष्ठभूमि है, जो ये जगह है, ये एक चौराहा है। चौराहे पर आम नागरिक भी आपको एक तरफ नजर आएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो विजुअल्स दिखाएं जहाँ पर कुछ तमाशबीन यहाँ खड़े होकर केवल तमाशा देखने के लिए आए हैं। वहीं कुछ लोग, अब चूंकि मंगलवार का दिन है, आप समझिए कि जितने भी कार्यकर्ता हैं ये कितना काम करते होंगे। आम दिनों में ये काम पर जाने का समय होता है। ऐसे में जो लोगों के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, जो ये दावा करते हैं कि ये अपनी मराठी भाषा को लेकर जमीन पर उतरे हैं, इनके चेहरे और इनके बातचीत के जो तरीके हैं, उन्हें देखकर बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि ये लोग किसी की यहाँ पर भाषा को लेकर उतरे हों। ये अपने शर्ट प्रेस करके आए हैं, सफ़ेद शर्ट। खास तौर पे ध्यान रखा गया है कि जितने भी यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं वो सफ़ेद शर्ट में हो। जो महिला मोर्चा है वो अलग तरीके से महिलाओं, पुलिस को वहाँ परेशान करती हुई नजर आ रही है। ठीक, साकेत, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है आपके ही राज्य उत्तर प्रदेश से, जहां पर अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस के गिरफ्त में आए झांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। झांगुर बाबा के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चलने लगा है। इससे पहले तहसीलदार ने बाबा की कोठी पर नोटिस चिपकाकर 7 दिन के अंदर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था। उतरौला के तहसीलदार दल बल के साथ मधुपुर गांव के झांगुर बाबा के बंगले की पैमाइश करने के लिए पहुंचे थे। कोर्ट ने इस बंगले से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया। इसी को तामील कराने के लिए प्रशासनिक टीम यहां पर पूरे दलबल के साथ पहुंची थी। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की आलीशान कोठी नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई। ऐसे में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। 2 बुलडोजर यहां पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर झांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर इस वक्त बुलडोजर चलाया जा रहा है। बलरामपुर के प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया था और 7 दिन के अंदर जो अवैध निर्माण था उसे हटाने के लिए कहा गया, लेकिन झांगुर बाबा ने ऐसा किया नहीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। और हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई है। रुचि, फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन ने जो कदम उठाया है उसे लेकर झांगुर बाबा के कोई समर्थक या परिवार की ओर से कुछ कहा गया है? क्योंकि प्रशासन की ओर से तो वक्त दिया गया था। देखिए, ये पूरा मामला क्योंकि धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग आ रही थी, करीब 100 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिले हैं। तो पूरा प्रशासन, पुलिस, एटीएस, एसटीएफ सब जांच में जुटे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ये बंगला है, ये झांगुर बाबा की जो नीतू है, जिसका धन परिवर्तन झांगुर बाबा ने कराया था, उसके नाम से शायद झांगुर बाबा ने ली हुई थी। तो नोटिस छपा हुआ था, लेकिन ये पूरी ज़मीन सरकारी है। तो बुलडोज़र पहुँचे हैं और भी जो संपत्ति है काफ़ी, ये कहा जा रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में बलरामपुर में, बाज़ार में, काफ़ी जगहों पर काफ़ी संपत्ति झांगुर बाबा और उसके गैंग मेंबर्स की हो गई थी। तो सबकी पड़ताल की जा रही है और प्रशासन, पुलिस का कहना है कि जो भी लीगल तरीके से निर्माण हुआ होगा उस पर बुलडोज़र चलेगा। तो आज ये कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हमें बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो बड़ा खुलासा हुआ उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। पुलिस ने इस दौरान हिंदू राष्ट्र को बैनर जलाने के मामले में एक्शन लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हिंदू राष्ट्र से जुड़ा हुआ ये बैनर सोमवार की रात को ताजिए के जुलूस में निकाला गया था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो बवाल हुआ तो लोगों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया और फिर पुलिस ने एक्शन लिया।
4 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। जो 4 संदिग्ध हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने। को लेकर विवाद था, झंडे में आग लगने की बात को लेकर जो है थाना के लोग आकर्षित हो गए, जिस तारतम्य में यहाँ पर जो है कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें कार्रवाई की गई उनके ऊपर, और इसके अलावा NSA की भी कार्रवाई की मांग की गई है। रिकॉर्ड देखकर अगर लगता है तो उनके जो है NSA की कार्रवाई भी संपादित की जाएगी उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर। आरोपी कितने हैं, क्या इसमें गिरफ्तार हो गए? इनमें अभी अभिरक्षा में लिया है, इसमें अभिरक्षा में जो है 4 लोगों को लिया है, और जो आयोजकगण हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई संपादित की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुलूस के दौरान ये झंडा लहराया गया था, बैनर लहराया गया था, जिसके बाद इसको लेकर विरोध हुआ, और विरोध के बाद इस वक्त ताज़ा अपडेट आपके सामने देख पा रहे हैं कि किस तरह से टेंशन बढ़ी। तो पुलिस भी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया, बाजार बंद कराए गए हैं, और बैनर पर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था, और जुलूस के दौरान इसे जला दिया गया था, जिसके विरोध में रतलाम में ये पूरा अब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। रतलाम में मुहर्रम के दौरान जो बवाल हुआ, हिंदू राष्ट्र का बैनर क्यों जलाया गया, ये वाकई में सोचने वाला विषय है। ये समस्या सामाजिक समस्या से ज्यादा ऊपर बढ़कर है, ये राष्ट्रीय समस्या है। हिंदू राष्ट्र का बैनर जला देना या देश के खिलाफ किसी तरीके के कमेंट का आना, हंगामे करना, बाजार बंद कराना, ये तमाम चीज़ें इतनी सिंपल है नहीं जितनी दिखाई दे रही हैं।